कितनी बार हमारे पास कमेंट रिसीव हुए कि भैया गीगाबाइट का लैपटॉप ले आओ, बस कैसे भी करके यार, बस आज ले ही आओ। बट मैंने जुगाड़ बहुत किया पर हो नहीं पाता था। काफी बार मैंने कोशिश तो बहुत की थी, पर तुम्हारे भाई के चैनल पर देर है अंधेर नहीं। तो प्रस्तुत है गीगाबाइट का G6 MF लैपटॉप। ये MF मॉडल नेम है। i7 13 जनरेशन के साथ RTX 4050 की ताकत है भाई इसमें। आइए फिर नजर डालते हैं इस पे। तो कुछ ऐसा सा है भाई, डब्बा देख लो, यहाँ पर गीगाबाइट लिखा है जी। लग तो बढ़िया सारा है भाई। ये रहा अपना लैपटॉप। आजा भाई, या फुल ताकत लगा दिया है। और ये हमारे चार्जर तो एक निकलती है हमारी पावर कोड एंड 3 पिन सॉकेट है इसमें, वही नॉर्मल जो लैपटॉप्स के साथ आता है, एंड वही अपनी लैपटॉप वाली चार्जिंग पिन जो हमेशा से देखते आ रहे हो। बाकी जो अडेप्टर है हमारा स्लिम है, मतलब ऐसा सच कोई भारी भरकम नहीं है, पोर्टेबल सा ही है बिल्कुल। यहाँ देख सकते हो 150 वॉट्स का आउटपुट के साथ आता है। देन आता है भाई अपना लैपटॉप। वैसे हम इसको पहले से यूज कर रहे थे तो थोड़ी सी ऐसी सी पैकेजिंग है इसकी, नए लैपटॉप की डेफिनेटली बढ़िया पाएगी तुम्हें। आ गया भाई फाइनली बाहर। तो ये है भाई लैपटॉप की सुंदरता, काफी बढ़िया लग रहा है ना, एकदम बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश है भाई पूरे लैपटॉप की। और मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, देखो मैट ब्लैक प्रीमियम फील आती है बिल्कुल। यहाँ अपनी बढ़िया सी गीगाबाइट की ब्रांडिंग है एंड इस वाले कोने पे गेमिंग पैटर्न सा बना रखा है, बढ़िया सा लिखा भी हुआ है गेमिंग। एंड नीचे की तरफ देख सकते हो बिल्कुल खुला खुला माहौल है, सारी छेद खुले ऑलमोस्ट एयर फ्लो के लिए। एंड रबर ग्रिप्स भी अच्छी खासी मोटी मोटी दे रखी है भाई। बाकी लेफ्ट साइड पे भी एग्जॉस्ट वेंट है, पीछे भी भाई अपने 2 एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं हमें, और एक राइट साइड पे भी दे रखा है। एंड सिमिलरली पोर्ट्स भी हमारे लेफ्ट साइड पे है, बैक पे भी है एंड राइट में भी है। एंड यहाँ सामने की तरफ इसके कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं हमें, चार्जिंग वगैरह, लैपटॉप ऑन है या ऑफ है, वो सारी चीजें दिखाएगा। बाकी पूरा लैपटॉप भाई पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, कहीं पे भी मेटल वगैरह यूज नहीं किया इन्होंने, बट प्लास्टिक की क्वालिटी लग तो बढ़िया रही है। और हमारे स्पीकर्स भी नीचे की तरफ है, देख सकते हैं 2 डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं हमें। बाकी डिस्प्ले हमारी बहुत ही आराम से एक हाथ से ओपन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है इसका, मैक्सिमम कुछ इतना खुल जाती है, अराउंड 150 to 160 डिग्री के आसपास। 150 ही है ऑलमोस्ट, 160 तो नहीं है। तो ओवरऑल मतलब प्रोफेशनल वाइब भी दे रहा है ये, और थोड़ी बहुत गेमिंग लुक्स भी दे रहा है, तो दोनों काम कर रहा है एक तरीके से। अगर अपने ऑफिस में भी लेके जाओगे तो जल्दी से कोई कहेगा नहीं कि गेमिंग लैपटॉप है, अदर देन ये कि उसको गीगाबाइट का नाम पता और उन्हें पता हो कि गेमिंग कंपोनेंट बनाते हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को ओवरऑल सही लगी इसकी, एंड हिंज भी इसका बढ़िया है, ऐसा मुझे खोलने बंद करने में कोई दिक्कत लग नहीं रही है। हल्का सा यहाँ पर हमें फ्लेक्स मिलता है, बट इतना तो हर पॉलीकार्बोनेट लैपटॉप में होता है, तो मैनेजेबल है। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। बाकी वोबलिंग इशू इसमें मेरे को लगा, हल्की हल्की वोबल तो देखो करती है डिस्प्ले से। बाकी कीबोर्ड फ्लेक्स कंपैरेटिवली कम है, अपर लिड पे थोड़ा सा ज्यादा है, कीबोर्ड फ्लेक्स इतना ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल ऐसे उठाने में तो सॉलिड फील देता है, मतलब मैं एक कॉर्नर से भी अगर इसे उठा रहा हूँ तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई लैपटॉप पर जोर पड़ रहा है या एक साइड पे वो मुड़ रहा है, आप समझ रहे हो। क्वालिटी अच्छी यूज करी है। अब गेमिंग लैपटॉप है तो भारी तो है, देखो काफी ज्यादा। वजन चेक करते हैं इसका। पिछली वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि भैया गैस किया करो ट्रैक इन टेक की तरह, तो हम भी करके देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका वेट भाई 2.5 kg तो आराम से होगा, 2.5 kg। चेक करते हैं। ये अपना लैपटॉप आ चुका है भाई, इसने तो वेट मशीन ढक दी। तो देख सकते हो 2.3 kg का इसका वेट है। 100 ग्राम से हम चूक गए थोड़ा। पावर अडेप्टर को भी ऐड कर दें अगर हम, तो 2.8 kg 2.9 kg तक हो जाना चाहिए इसका वेट। हाँ, यहाँ सही निकल गए। 2.8 kg का इसका वेट हो जाता है भाई, पावर अडेप्टर को अगर ऐड कर दे तो ऑलमोस्ट 2.8 kg। तो बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, मैनेजेबल है। मतलब मेरे हिसाब से तुम अगर कॉलेज पर्पस के लिए भी यूज करते हो तो 16 इंचेस के गेमिंग लैपटॉप में भाई थोड़े तो हैवियर साइड रहेंगे यार। बाकी कुछ ऐसा है भाई, ये अंदर से बढ़िया लग रहा है ना देखने में, तो काफी सटल सी प्रीमियम सी लुक है, बिल्कुल एकदम ब्लैक है भाई हर चीज। कीबोर्ड का कलर भी ब्लैक है, वो पता लगा। इसमें हमें RGB बैकलाइट मिलती है। बाकी राइट साइड पे हमें कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, और सेंटर में मिलता है हमें, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की साइड, बहुत ही बड़ा ट्रैक पैड। भाई इसका ट्रैक पैड काफी बड़ा लगा मुझे। एंड ट्रैक पैड पे भी सेम ये वाला पैटर्न है जो हमारे पीछे अपर लिड पे था, गेमिंग लिखी हुई है इसके ऊपर भी। वैसे ट्रैक पैड से कौन ही गेमिंग करेगा, है ना, पर ठीक है फील देने के लिए। तो बिल्कुल फुल्ली टच है एंड टेक्टाइल है, यूज करने में अच्छा लगेगा। टाइट भी नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, इसकी क्लिक्स सॉफ्ट ही है, ऐसे दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। हल्की हल्की देखो आवाज आती है क्लिक्स की, तो मतलब फीडबैक अच्छा लगेगा तुम्हें। एंड जेस्चर्स वगैरह सारी चीजें सपोर्टेड है, एंड इतना बड़ा है कि अपने 2 हाथों से भी जेस्चर्स यूज कर सकते हो। सच एन इम्प्रैक्टिकल कमेंट, तुम करो कुछ प्रैक्टिकल कमेंट और सब्सक्राइब भी साथ साथ। एंड कीबोर्ड हमारे पास RGB बैकलाइट के साथ आता है। 1 जोन वाला RGB कीबोर्ड है, इसमें 4 जोन का सपोर्ट नहीं है, होता तो थोड़ा और बढ़िया हो जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर हमें रंग चेंज करने तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है ये ना फिक्स रहती है भाई। इसके कंट्रोल सेंटर वाले सॉफ्टवेयर से हम सेट कर सकते हैं, और कोई भी लाइट अगर तुम चेंज करना चाहो तो वैसे तो इन फिक्स
कलर्स के अंदर ही हम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई कलर का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया हुआ, कोई इफेक्ट वगैरह हमें नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ देख सकते हो 4 लेवल की कीबोर्ड ब्राइटनेस तक हम टॉगल कर सकते हैं यहाँ से। बाकी कीबोर्ड का स्लीप का टाइमर भी सेट करना हो तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। बाकी फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट हमें मिलते हैं। मजे की F4 वाली की खाली दे रखी है इन्होंने, पता नहीं क्यों, मतलब इसकी जगह पर कीबोर्ड बैकलिट को टॉगल करने का ऑप्शन दे सकते थे ऑन ऑफ का, वो इसमें नहीं है ना, क्योंकि क्यों एक की वेस्ट करी गीगाबाइट ने, पता नहीं। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे को भाई इसका कीबोर्ड अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा है, टेक्टाइल है और मतलब जैसा नॉर्मली बढ़िया लैपटॉप्स में आता है बिल्कुल वैसा फील तुम्हें मिलेगा। अगर टाइपिंग वाले काम करने हैं तो कोई दिक्कत ऐसा होगी नहीं लैपटॉप के कीबोर्ड से। अब जैसे मैं कंट्रोल सेंटर दिखा रहा था तो पूरा ही दिखा देता हूँ। तो होम स्क्रीन कुछ ऐसी सी है इसकी भाई, यहाँ पर सारे सीपीयू के स्टैट्स वगैरह दिखा रहा है एंड यहाँ से फैन स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम या कस्टम या फिर ऑटोमेटिक, अभी ऑटोमेटिक पर है। एंड ये क्लॉक स्पीड वगैरह सारी चीजें दिखा रहा है एंड ये अलग अलग मोड्स है भाई जिनके अंदर स्विच कर सकते हो। अभी हमने परफॉर्मेंस वगैरह रखा है, बाकी क्वाइट, पावर सेविंग, एंटरटेनमेंट अपने हिसाब से कर लेना। एंड यहाँ पर बाकी के स्टैट्स वगैरह दिखा रहा है और ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हमें मिलते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर करना चाहो तो कैमरा डिसेबल कर लो, टच पैड डिसेबल, वो सब चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिस्प्ले की भाई ब्लू लाइट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बढ़ा दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम और डिस्प्ले की ब्राइटनेस है। एंड ये जीपीयू की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ये, जबकि हमारा जीपीयू काम कर रहा है, बट इसमें शायद थोड़ा सा ग्लिच है, तो मे भी अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा ये। बाकी यहाँ कोने में हमें वही एलईडी बैकलाइट मिलती है जो मैं अभी बता ही चुका हूँ, कीबोर्ड के ब्राइटनेस वगैरह को चेंज करना हो या फिर कलर वाला चेंज करना हो। एंड यहाँ पर एक फ्लेक्सी की मिलती है जो बेसिकली मैक्रोज है, अगर तुम्हें मैक्रो असाइन करने हैं तो वो सब यहाँ से हो जाएगा। कीबोर्ड के माउस के मैक्रो भी असाइन कर सकते हैं, माउस में लेकिन सपोर्ट होना चाहिए मैक्रो का। एंड यहाँ पर स्टैट्स दिखाता है मैक्रो कीज के, वाह। बाकी यहाँ पर फ्लेक्सी चार्ज है और ये बैटरी कैसे चार्ज करनी है तुम्हें उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, मतलब ऐसे रिकमेंडेड या मैक्सिमम या जो भी है, मतलब अपने हिसाब से सेट करना हो तो कर लेना। अब ये देख के समझ आ गया होगा कि इस लैपटॉप में हमें मक स्विच नहीं मिलता। बायोस में भी चेक करा मैंने, नहीं था, कंट्रोल सेंटर में भी नहीं है एंड हमने पूरी रिसर्च कर ली भाई, नहीं मिलता तुम्हें मक स्विच, जो कि एक थोड़ा सा निराशाजनक पॉइंट है कंसीडरिंग कि जिस प्राइस पे आता है भाई। मक स्विच तो मेरे हिसाब से दे सकते थे। बाकी इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह हमें नहीं मिलता, जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में आता भी नहीं है, बट अब धीरे धीरे नए लैपटॉप्स में आने लगा है। पर ये तो हमारा 2024 का मॉडल है ना, तो इसमें नहीं आता था, पिछले साल किसी भी लैपटॉप में नहीं आता था। अब धीरे धीरे फेस अनलॉक तो आने लगा है, मैंने प्रीडेटर वाले वीडियो में बताया था एंड जो हमने टफ किया था ना रिव्यू उसके अंदर भी था। तो भाई की स्पेसिफिकेशन देखो जरा, वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छे से तसल्ली से देखो और एसएसडी की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो कि कैसी निकल के आई है हमारे पास। देखो Gen 4 के हिसाब से फुल फ्लेजेड तो नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एसएसडी हमारी अपग्रेडेबल है, 2 Gen 4 के स्लॉट्स इस लैपटॉप में हमें मिलते हैं, तो अगर फ्यूचर में लगाना चाहो तो 2 TB पर स्लॉट तक अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और रैम भी भाई अपनी अपग्रेडेबल है, 64 GB तक मैक्सिमम अपग्रेड हो जाएगी, 2 स्लॉट इसके अंदर हमें मिलते हैं। बस एक चीज अजीब है कि इसके अंदर जो अभी रैम लगी हुई है 16 GB की, वो 2 स्लॉट्स के अंदर ऑक्यूपाइड है, मतलब 8 GB की 2 स्टिक लगी हुई है। तो वो सिंगल स्टिक होती तो थोड़ा 32 GB में करना आसान हो जाता। अब क्या है कि तुम अगर 32 करना चाहो तो ये वाली दोनों रैम तुम्हें फेंकनी पड़ेगी या बेच देना। और अगर जानना चाहते हो कि रैम कैसे अपग्रेड करनी है तो उस पर हमने वीडियो बना रखी है, चेकआउट कर लेना। तो परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने बेंचमार्क रन करे इस पे। सीपीयू वाले बेंचमार्क के स्कोर देखो, सबसे पहले Geekbench 6 का स्कोर यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कैसा निकल के आया। Cinebench R23 का स्कोर भी अच्छा खासा निकल के आ गया, ऑलमोस्ट 13,000 का मल्टी कोर स्कोर है। एंड Cinebench 2024 का स्कोर भी देख सकते हो, यहाँ पर जीपीयू का भी स्कोर काफी अच्छा निकल के आया भाई, एंड सीपीयू के भी अच्छे हैं। बाकी क्रॉसमार्क का टेस्ट भी देख सकते हो, डेली यूसेज के हिसाब से कैसे बेंचमार्क है। एंड अपना सीपीयू वाला ब्लेंडर बेंचमार्क का स्कोर भी तुम्हारे सामने आ रहा है। एंड Geekbench 6 AI वाला बेंचमार्क भी मैंने रन किया था, तो अगर नए वाले AI जैसे लैपटॉप्स आ रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा कंपेयर करने के काम आएगा भाई। पिछली जनरेशन का जैसे प्रोसेसर है तो थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो ना कि कितना अच्छा AI को हैंडल करेगा, ये समझ पा रहे होगे बिना इनपीयू के। देन जीपीयू के लिए बेंचमार्क करें हमने, ब्लेंडर बेंचमार्क देख सकते हो जीपीयू वाला, एंड 3D मार्क टाइम्स पाई का भी स्कोर देख सकते हो, काफी सही निकल गया भाई। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था 8000 के आसपास आएगा, बट आ गया यार, अच्छी बात है। देन वीआर मार्क का स्कोर भी देख सकते हो, सुपर निकल गया भाई 9000 प्लस। एंड Geekbench 6 का ओपन सीएल स्कोर भी देख सकते हो, 84,000 के करीब आया है। तो वैसे तो टीजीपी हमारी जीपीयू की कम है, 75 वोट्स है, बट स्टिल काफी सही स्कोर निकल के आए हैं हमारे पास। मतलब अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है वो 75 वोट्स जो उसमें मिलता है हमें। और सीपीयू की भी भाई जितनी परफॉर्मेंस आनी चाहिए इसके हिसाब से उतनी हमें मिल रही है। बाकी प्रैक्टिकली बताऊं, अगर तुम्हें ये नंबर समझ नहीं आ रहे तो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट इसे खरीदना चाह रहा है, लाइक उसको थोड़े बहुत ऐसे हैवी काम फ्यूचर में करने होंगे या फिर मे बी कॉलेज में जा रहा है, तो तुम भाई देखो प्रोग्रामिंग वगैरह तो इसमें बढ़िया हो जाएगी, कोडिंग वोडिंग का तो तुम टेंशन लो ही मत। एंड अगर ऑफिस वर्क करने हैं, किसी को भाई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, ब्राउजिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, एकदम ऐसे टैब वैब खोलने हैं बहुत सारे, तो वो भी भाई हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप है, सारी चीजें मस्त निकाल के देगा तुम्हें। बट थोड़ा सा बैटरी पे सैक्रिफाइस
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के लेना कि बैटरी की अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अडेप्टर लेके घूम सकते हो अपने साथ। देन परफॉर्मेंस तो अनलिमिटेड भाई, मस्त एकदम। एंड इवन कोडिंग में भी भाई तुम अगर हैवी टास्क करना चाहते हो, सिमुलेशन वगैरह रन करना चाहते हो, तो वो भी बढ़िया करके देगा ये। बाकी अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप वगैरह हमने यूज किया, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तुम किसी भी लेवल की एडिटिंग करो। और अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो 4K मीडियम लेवल तक की हो जाएगी, मतलब 4 से 5 लेयर तक की अगर 4K में हैवी टाइप का प्रोजेक्ट चलाना है तो, जैसे हमारा होता है जनरली, हमारी वीडियोस का तुमने देखा ही होगा, जो एडिटर है वो समझ पा रहे होंगे, तो उस लेवल तक की हो जाएगी। बट बहुत ज्यादा 4K में भी हाईएस्ट बिल्कुल एकदम होता है ना, मतलब पीक, वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, वो फिर 1080p में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज करना चाहते हो भाई, प्रीमियर प्रो के साथ साथ तुम मतलब कर रहे हो एकदम ऐसे, देन थोड़ा बहुत लेवल का आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर सकते हो। थोड़ी बहुत बीच बीच में चीजें करनी हो तो पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो वो फिर हाई लेवल पे आ जाता है और उतना ये नहीं झेल पाएगा। उसके लिए फिर मैं थोड़े हैवी ग्राफिक कार्ड रेकमेंड करूंगा, एटलीस्ट 8GB 12GB या 16GB 5090 तक जाओ, 4090 5090 जो बजट में फिट हो जाए, मीडियम या फिर मतलब एवरेज टाइप के काम करा देगा ये, ठीक है। और अगर प्योरली ग्राफिक इंटेंसिव काम करने हैं, जैसे कि ब्लेंडर, आर्किटेक्चर, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, फ्यूजन और भी जितने भी बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो सब इसमें ऐसा है कि देखो, अगर तुम्हें सीखने के लिए लेना है, स्टूडेंट हो, अगेन कॉलेज वॉलेज में जा रहे हो, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कॉलेज पार करते तक तुम जिस लेवल का काम करोगे ना, वो सब इसमें हो जाएगा। बट तुम्हें ऑलरेडी अगर प्रोफेशनल हो तो फिर तुम्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तुम्हें फिर अपना काम देखना होगा। अगर बहुत ज्यादा हाई एंड काम करना है, बिल्कुल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, तो फिर भाई थोड़ा और हैवी ग्राफिक कार्ड लेना। कहीं ऐसा ना हो तुम इसे ले लो फिर तुम्हारा काम ना चले, तो फिर दिक्कत है ना। थोड़ा फ्यूचर प्रूफ रहना और अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक कर लेना। अब आते अपने कुछ गेमर्स वाले भाई, जिनको गेमिंग करनी है एकदम मस्त वाली, तो मैंने उसके लिए गेम टेस्ट करे, लेकिन उसे देखने से पहले सब्सक्राइब कर देना भाई। गेम टेस्ट में काफी मेहनत लगती है और तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो करो यार, भाई का मोटिवेशन बढ़ाओ। और लाइक और वो जो हाइप चल रहा है ना आजकल, वो भी कर दिया करो, उससे रीच बढ़ती है हमारी, जनहित में जा रही। पहले हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, और 1200p रेजोल्यूशन था हमारा, सारे ही गेम्स में यही रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास काफी सही FPS आ रहा है भाई, आराम से 120-130 के आसपास FPS आ रहे हैं, एंड डिसेंट परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि हमें मिल रही है। तो फ्यूचर प्रूफ तो मैं कहूंगा, अगर इतने अच्छे प्रीसेट पे इतने अच्छे FPS आ रहे हैं, मतलब ई-स्पोर्ट्स वाला मजा मिल रहा है हमें आराम से CS2 में, कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 सेफर साइड है इस गेम के हिसाब से। देन हमने भाई वैलोरेंट टेस्ट किया, और ये हाई प्रीसेट पे किया था। अब तुम्हें दिखाएंगे CPU की पावर। अब ये CPU इंटेंसिव गेम है, तो हमारे पास आराम से भाई 300 के आसपास FPS आ रहे हैं। तो जो प्रोसेसर भी है ना, ये i7 13 जनरेशन वाला, ये भी काफी अच्छा है, मतलब गेमिंग में तुम्हारा अच्छा खासा साथ देगा। 55 वोट की TGP हमारी यूज हो रही है, तो काफी अच्छा ही है। और GPU की TGP जबकि देखो कम यूज हो रही है, 40 वोट्स के आसपास हो रही है। तो CPU भी पावरफुल है कह सकते हो, गेमिंग के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट करेगा भाई तुम्हें। देन GTA 5 एनहांस वाला वर्जन टेस्ट किया, और वेरी हाई रे ट्रेसिंग वाला प्रीसेट था, तो काफी अच्छा खासा प्रीसेट रखा है हमने। एंड यहाँ पर हमारे पास फिर भी काफी सही FPS निकल के आए हैं, आराम से 120-130 के आसपास FPS आए हैं। यही सेम प्रीसेट पे मैंने 50-50 में भी टेस्ट किया था, तो उसमें भी भाई 10 FPS कम ही आ रहे थे इसके कंपेयर में। पता नहीं कैसे बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। मे भी हो सकता है 50 सीरीज अभी धीरे धीरे होकर के ऑप्टिमाइज होकर के अच्छे दे दे। 40-50 तो ऑप्टिमाइज है ना, तो काफी सही FPS हमें मिल रहे हैं इस वाले गेम में। एंड TGP 74 वोट्स तक मतलब पूरी कंज्यूम हो रही है भाई इस गेम में, ये देख ही सकते हो तुम। देन हम फिर भी नहीं रुके, हमने किया टेस्ट RDR2, और यहाँ पर देख सकते हो अल्ट्रा प्रीसेट है, बिल्कुल फेवर क्वालिटी रखी थी हमने। एंड यहाँ पर हमारे FPS देख सकते हो काफी सही निकल के आ रहे हैं भाई, 50-60 FPS बड़े आराम से आ रहा है, मतलब 75 वोट पूरी कंज्यूम हो रही है GPU की, मतलब निचोड़ दिया है भाई हमने। एंड टेम्परेचर्स वर अराउंड 80 डिग्री के आसपास ऑलमोस्ट सभी गेम्स में, ठीक है, डिसेंट है। थोड़े और बेटर टेम्परेचर, थोड़े और बेटर थर्मल्स हमें मिल सकते थे, बट अब जो है वो मैंने तुम्हारे सामने दिखा दिया। और फैन स्पीड फुल थी थ्रू आउट द गेम टेस्ट, तो ये चीज ध्यान रखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि 75 वोट वाले 40-50 की परफॉर्मेंस तुम्हें कैसी लगी। देन फोर्जा होराइजन 5 टेस्ट किया, एक्सट्रीम प्रीसेट था यहाँ पर हमारे पास, और एक्सट्रीम प्रीसेट के हिसाब से ठीक है, डिसेंट है, 50-55 के आसपास FPS आ रहा है। अगर TGP ज्यादा होती ना ग्राफिक कार्ड की, तो थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस हमें मिल जाती भाई, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 64 वोट्स ही कंज्यूम हो रही है GPU की TGP, तो ठीक है। अगर तुम कम प्रीसेट पे खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, समझ आ गया होगा तुम्हें, है ना। देन असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया हमने, साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन का भी आउटपुट देख सकते हो, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो है, मतलब यार ऑलमोस्ट डबल हो जाता है भाई FPS, मतलब कहाँ तो उसमें 15-20 आ रहे हैं, एंड यहाँ पर हमारे डबल हो जा रहे हैं, 50 के आसपास FPS बड़े आराम से मिल रहे थे हमें। एंड GPU अच्छा खासा कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर हमारा, और ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी। मतलब असासिन्स क्रीड शैडोज अल्ट्रा हाई प्रीसेट है भाई, ये अल्ट्रा हाई तो मतलब सबसे मैक्स वाला होता है, तो इसमें भी अगर हम फ्रेम जनरेशन के साथ खेल पा रहे हैं तो आई गेस डिसेंट है। थोड़ा कम प्रीसेट करोगे तो 60 FPS का गेम प्ले ले सकते हो इतने हैवी टाइटल के अंदर भी। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया भाई हमने, एंड यहाँ साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करी थी, तो उसके साथ साथ FPS देख सकते हो, मतलब बिना उसके 60 के आसपास आ रहे हैं, देन FPS बढ़ जाते
जाते हैं हमारे फ्रेम जनरेशन के साथ, 100 के आसपास आ रहे हैं बढ़िया। और RTX 40 सीरीज के साथ तो हमें फ्रेम जनरेशन मिलता ही है 2x वाला, तो काफी फ्यूचर प्रूफ हो जाता है हैवी टाइटल्स के अंदर। और ये अल्ट्रा प्रीसेट पे काफी सही परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है, जबकि इसकी तो TGB भी कम है, फिर भी सही आ रही है यार। देन हमने ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, सिनेमैटिक प्रीसेट था एंड यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में और DLSS फ्रेम जनरेशन एक्टिवेट करके कितना फर्क आता है, मतलब डबल हो जाते हैं यार। FPS 40 के आसपास हमारे FPS आ रहे हैं। और सिनेमैटिक तो सबसे हाई एंड प्रीसेट है ना इस गेम का, तो उस हिसाब से जज करना भाई। फिर हमने रे ट्रेसिंग भी कर दी थी ऑन, तो रे ट्रेसिंग भी हमारी वेरी हाई पे थी और वेरी हाई रे ट्रेसिंग के हिसाब से देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर सा ही कुछ परफॉर्मेंस है जैसा हमने बिना रे ट्रेसिंग के देखा, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट ठीक है, रे ट्रेसिंग के साथ भी खेल सकते हो, थोड़ा सा प्रीसेट कम कर दोगे तो अच्छा गेम प्ले मिल जाएगा फ्रेम जनरेशन की हेल्प से। देन हम सबका प्यारा साइबरपंक टेस्ट किया हमने, और यहाँ रॉ परफॉर्मेंस और साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन का फर्क देख सकते हो। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था, 10-15 FPS का ही बूस्ट मुझे मेजरली लगा फ्रेम जनरेशन के बाद, बट ठीक है कोई बात नहीं, बूस्ट तो बूस्ट ही होता है ना। बट अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से भी काफी सही परफॉर्मेंस आ गई, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था 75 और TGP से कितना ही लोगे है ना। बाकी रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस तो खत्म से हो जाती है भाई, बट DLSS फ्रेम जनरेशन साइड बाय साइड देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ चलो खेलने लायक तो है। 30 के आसपास FPS हमारे पहुंच गए थे, जो कि डिसेंट है मेरे हिसाब से। एंड अगर इसके पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है केंद्रिंगटन लॉक, एक USB टाइप 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक USB टाइप 2.0 वाला, और एक अपना डेडिकेटेड माइक के लिए पोर्ट दे रखा है भाई, और एक हमारा हेडफोन माइक जैक कॉम्बो भी है इसके अंदर, और एग्जॉस्ट वेंट भी है लेफ्ट साइड पे। बाकी राइट साइड पे भी एक RJ45 लैन पोर्ट मिलता है हमें, एक USB टाइप C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, एक अपना माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी है, पीछे भी पोर्ट्स है इसके। तो पीछे भी हमारा जो टाइप C पोर्ट है वो USB 3.2 Gen 2 वाला है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, एक अपना मिनी DP 1.4 वाला पोर्ट, और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। तो दोनों ही टाइप C पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट नहीं है, ना ही पावर डिलीवरी का सपोर्ट हमें मिलता है, बस तुम फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन HDMI और मिनी DP के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं हम, तो एक टाइम पे 2 डिस्प्ले आउटपुट ही आराम से दे देता है। टाइप C में भी अगर दे देते डिस्प्ले आउटपुट तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहता है, आजकल सभी लैपटॉप्स में आता है, एंड पावर डिलीवरी भी आती है। HDMI से अगर डिस्प्ले आउटपुट लेते हो तो वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के थ्रू आता है, एंड मिनी DP के थ्रू भी अगर डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो यहाँ देख सकते हो कि हमारा इसके थ्रू आता है। अब अगर AI फीचर्स की बात करें तो बेसिक AI फीचर्स तो इसमें मिलते हैं हमें। अब इसमें कोई NPU नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा हैवी AI टास्क ये कर पाएगा, बट स्टिल नॉर्मल आजकल जितना यूज कर रहे हैं हम लोग उतना तो आराम से हो जाएगा। तुम अगर Copilot यूज करो, इसमें Copilot हमें मिलता है बढ़िया, विंडोज में आता ही है अब हर लेवल के लैपटॉप में, तो वो इसमें बढ़िया चल जाएगा। एंड इसके अलावा हमें लाइव कैप्शंस भी मिलते हैं जो वीडियो को ट्रांसलेट करने के काम आएंगे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। एंड पेंट के अंदर भी एक Copilot मिलता है जिससे तुम इमेजेस वगैरह जनरेट करना चाहो या बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना चाहो, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कलाकारी में तुम्हारी हेल्प कर देगा, वो असिस्टेंट की तरह है। बताओ जी सर जी क्या करना है, मैं बताऊं? बेल आइकन पे ऑल करना है, वो नहीं बताया था मैंने, तो वो भी करो। नाउ कम्स द डिस्प्ले भाई, डिस्प्ले इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है। वीडियो को पॉज करके इसकी स्पेसिफिकेशन देखो सबसे पहले तो अच्छे से। अब इसके अंदर ना हमें नॉर्मल वाली ही डिस्प्ले मिलती है, कोई कलर एक्यूरेट पैनल नहीं है, मतलब 45% NTSC वाला ही पैनल है। तो अगर कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर एक्यूरेसी वाले कोई भी काम करने, वो सब नहीं हो पाएंगे। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले मेरे को सही लगी। देखो 16 इंचेस की डिस्प्ले है, बेजल्स कम है, और मतलब व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, IPS पैनल है, तो मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो सब चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो वो भाई चलने में भी काफी स्मूथ फील कराता है। बट HDR वगैरह हमें नहीं मिलता इसके अंदर, और अगेन कलर ग्रेडिंग या कलर एक्यूरेट काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को थोड़ा वैसे ऐसा लगा कि इस प्राइस के अराउंड ना अब काफी लैपटॉप्स में तुम्हें मिल जाती है कलर एक्यूरेट वाली डिस्प्ले। इस वाले लैपटॉप के लिए भाई तुम्हें अलग से मॉनिटर खरीदना पड़ेगा। ये तो चलो 2024 में आता था, अब जो 2025 में जितने भी लैपटॉप्स हैं उनमें तो भाई मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि सब में भाई 70,000 से ऊपर के जितने भी लैपटॉप है 100% sRGB तो आनी ही चाहिए, मतलब वो तो मस्ट है। एंड 250 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, जो कि इंडोर में ठीक लगती है, डिसेंट है। आउटडोर में तो भाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, कौन ही इतने बड़े लैपटॉप को वो धूप में यूज करेगा। वैसे ही कम गर्म होगा ये गेमिंग लैपटॉप, और धूप में तुम ले जाओ इसे, तो धूप में मत लेके जाना इसको। अब इसमें हमें 720p वाला वेबकैम मिलता है, तो एक बार उसकी भी क्वालिटी देख लो। ये भाई अपना कैमरा देख सकते हो, यहाँ पर हमारी स्टूडियो लाइट्स ऑन है जिनमें हम वीडियो बनाते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऐसे नेचुरल लाइटिंग ही है, तो मतलब मेरे को तो अच्छी लगी 720p के हिसाब से वैसे क्वालिटी। बट देखो डिस्प्ले कैसे हिल रही है इसकी। 1080p होता तो और ज्यादा मजा आ जाता, बट स्टिल ओके ही है, मतलब कोई मीटिंग्स वगैरह लेते हो तो कोई दिक्कत ऐसा जाएगी नहीं। और माइक भी सीखा है, ये याद रखना। करो करो नीचे जाके सब्सक्राइब। अब 2 स्पीकर लगे हुए हैं डाउन फायरिंग 2 वॉट्स के आउटपुट वाले, सुन लेते हैं। बड़ी ही नॉर्मल टाइप की आवाज है, एवरेज से स्पीकर्स हैं, ना ज्यादा लाउडनेस है, ना बेस है, ना मतलब नॉर्मल ही है भाई, काम चलाओ से। थोड़े अच्छे मिलते तो मजा आ जाता,
ठीक ठीक से ही लगे मेरे को। और बैटरी इस लैपटॉप के अंदर है भाई 54 वॉट आवर्स की, और इस बैटरी के हिसाब से मैंने जितना भी इसे यूज किया, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके लो ब्राइटनेस पे नॉर्मल यूसेज वाले काम करोगे तो बैटरी सेवर भी अगर ऑन कर देंगे तो भाई मैक्सिमम 2 आवर्स का बैकअप ये देगा। मतलब बहुत जोर मारोगे तो 2.5 आवर्स का भी मिल सकता है। अब इसमें अगर मग स्विच होता और IGPU पे हम शिफ्ट कर सकते तो थोड़ा बैकअप बढ़ने के चांसेस थे, बट इससे ज्यादा तो मैं कहूंगा कि एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स काफी बैटरी कंज्यूम करते हैं। मतलब भाई तुम्हें कम जरूर मिल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं मिल सकता। तो इस लैपटॉप का प्राइस है भाई अराउंड 87,000 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये लैपटॉप 2024 मॉडल है तो हो सकता है होपफुली मतलब तुम इसका प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी जो सेल वेल आएगी उन सब में, तो देखते रहना। साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगा, चेक वेक करते रहना। अब इसका न्यू वेरिएंट भी हो सकता है आने वाला हो, क्योंकि RTX 40 सीरीज के साथ आता था, अब क्या पता 50 सीरीज के साथ कुछ नया निकाल दे गीगाबाइट। और गीगाबाइट भाई तुम्हें पता ही है कि इनके पीसी वाले कंपोनेंट्स तो बहुत ज्यादा आते हैं, लैपटॉप में थोड़े नए नए हैं, बट ब्रांड काफी पुराना है तो ऐसे कोई ब्रांड से रिलेटेड ट्रस्ट इश्यूज तो मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। अगर अच्छा काम करेंगे ये लैपटॉप्स में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर हम इस लैपटॉप को भाई आज के हिसाब से जज करेंगे। अब जो भी चीजें मैंने बताई है पूरी वीडियो में कि इस टाइप का तुम्हारा काम है तो बढ़िया हो जाएगा, तो वैसे भाई बंदे तुम हो तो फिर तुम इसे डेफिनेटली खरीद सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर ये 75 to 80,000 या 75 के आसपास मिल जाता है ना तो भाई ये बहुत ही तगड़ी डील हो जाएगी। मतलब जिस टाइप की परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी है एंड ओवरऑल मतलब ये लैपटॉप मुझे जैसा लगा एंड फ्यूचर प्रूफ है भाई आज भी RTX 40 सीरीज, क्योंकि फ्रेम जनरेशन मिलता है तो मतलब 4-5 साल तक तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए। 30 सीरीज तो मैं अभी प्रेफर नहीं करने वाला क्योंकि 50 सीरीज आ चुकी है ऑलरेडी और 30 सीरीज आउट ऑफ द गेम होती जा रही है अनटिल और अनलेस तुम्हारा बजट का इशू नहीं है। और अगर तुम RTX 40 सीरीज और 50 सीरीज में कंफ्यूज हो तो अगेन भाई मैं ये कहूंगा कि बजट इज द मेन फैक्टर। आई वुड से कि यार अभी RTX 50 सीरीज ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है तो उसको अभी कंसीडर मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा चीप होने दो उसको। और RTX 40 सीरीज तो भाई अभी तुम्हें बहुत ज्यादा सस्ते दामों में मिलने वाली है, तो अगर तुम 4060 4070 के लिए भी जाओगे ना तो बहुत ही सेफर साइड हो, आराम से तुम्हारे 4-5 साल तक काम चलेंगे, कोई फ्यूचर की दिक्कत है ही नहीं। मतलब फ्यूचर प्रूफ है 40 सीरीज भाई आज भी। बट अगर लोअर एंड लेते हो 4050 तो ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे, प्लस इनकी तो फुल फ्लेजेड TGB भी नहीं है। 4050 से तो 5050 ज्यादा बेटर है, बट अगर 4050 लेना ही है ना तो कोशिश करो कि 100 वॉट से ज्यादा का ही हो। ये सिर्फ भाई बेसिक काम कराएगा तुम्हारे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में तुम इससे नहीं रख पाओगे, लेकिन बजट काफी मेन फैक्टर है तो उसी हिसाब से डिसीजन लेना। तो सारी चीजें भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेकआउट मार लेना लिंक्स वगैरह को। और भाई को सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे कैसे चलेगा, जल्दी करो भाई, बेल आइकन भी ऑल पे कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।